पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के माध्यम से हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं, जैसे कि खेती की वैज्ञानिक पद्धति और सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना की जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम में देते हैं। साथ ही मिलवाते हैं किसी न किसी सफल किसान से भी। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान पारंपरिक फसलों के अलावा कुछ अलग तरह के फसलों की अगर खेती करे जिनकी बाजार में अच्छी मांग होती है, तो इससे किसानों को काफी लाभ हो सकता है। जैसे कि सुगंधीय और औषधीय पौधों की श्रेणी में आता है मेंथा। इसके तेल से सुगंध और साथ ही औषधि तैयार की जाती है। इसकी खेती के जरिए आप काफी लाभ ले सकते हैं। इसकी खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मेंथा की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में की जाती है। मेंथा एक वर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है। पूरी दुनिया में मेंथा से निकले मेंथोल तेल की खपत लगभग 9,500 मीट्रिक टन है। मेंथा तेल के उत्पादन में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 है। केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान मेंथा की खेती पर लगातार शोध कर रहा है। मेंथा की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, भूमि का भुरभुरा होना भी जरूरी है, जिससे खेतों में वायु संचार बना रहे। मेंथा की वृद्धि के लिए वर्षा जरूरी है। मेंथा की रुपाई से पहले खेत की गहरी जुताई करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय खेत में 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालने से उपज अच्छी मिलती है। मेंथा के तेल का उपयोग दवाइयाँ बनाने, सौंदर्य प्रसाधनों, पेय पदार्थों, सुगंध के लिए किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की मेंथा फसल से 150 किलोग्राम तेल निकलता है। बेहतर फसल प्रबंधन यानी समय से रुपाई, सिंचाई और उर्वरकों के सही इस्तेमाल से मेंथा की खेती की जाए तो मात्रा 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाती है। इसके लिए नई तकनीक से बना आसवान संयंत्र अधिक लाभप्रद है। अब किसान पूरी तकनीकों को छोड़ नई आसवान निधि को अपनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। नई आसवान संयंत्र की टंकी छोटी है, इसमें ईंधन कम लगता है। इस आधुनिक तकनीक से तेल जल्दी और अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मेंथा का तेल निकालने से पहले मेंथा को कटाई के बाद संयंत्र में ले जाते हैं। फिर कटे हुए मेंथा को कुछ समय के लिए फैला देते हैं। इससे इसकी पत्तियां कुछ पीली पड़ जाती है और फसल का वजन भी कुछ कम हो जाता है। इसके बाद इसे डिस्टिलेशन संयंत्र में भरकर इसे गर्म करते हैं। इस प्रकार गर्मी पाकर मेंथा से जलवाष्प तेल एक टैंक में एकत्रित होता है। बचे अवशेष यानी जिंगरा को बाद में खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मेंथा की कटाई के 15 से 20 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दे। समय समय पर खेत की निगरानी करते रहे ताकि समय से कीट रोग प्रबंधन किया जा सके। किसान भाई अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आधुनिक तरीकों से मेंथा की खेती करें तो निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना मेंथा की खेती के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत की हलचलों की जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। बता दें, तीनों सेगमेंट्स लेकर आए हैं हम आपके लिए, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स में क्या है कुछ खास, आइए दिखाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आपको जानकारी दें कि दिल्ली के पूसा स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। इसका आयोजन 16 से 18 जुलाई के बीच किया जा रहा है। इस दौरान क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, इसी संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने क्या कुछ खास जानकारी दी है। आइए दिखाते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। तो आज इस खास फाउंडेशन डे के दिन पर मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी देता हूं कि जो भी सफलता हमने प्राप्त की है उसमें आपका भी हिस्सेदारी है, आपका भी साझेदारी उसके साथ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। इस बार का जो फाउंडेशन डे है इसमें 2-4 नई चीज़ हम करने का कोशिश किया है। एक तो फाउंडेशन डे अपने आप पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, तो उसको हम उसी तरीके से, उसी भव्य तरीके से हम मना रहे हैं, जिसमें आपने कल देखा होगा कि हमारे माननीय तीनों मंत्री जी उसमें भाग लिए, उनका मार्गदर्शन हमें मिला। लेकिन इस बार साथ साथ आप ये देखिएगा कि टेक्नोलॉजी डे के हिसाब से हम इसको मना रहे हैं। तो फाउंडेशन डे और साथ में टेक्नोलॉजी डे, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि परिषद के जितने भी संस्थानें हैं 113 हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, CIUs हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से जितने भी, हम सबको तो यहाँ नहीं दर्शा सकते हमारे एग्जीबिशन में, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट्स कम से कम पिछले साल हम विकसित कर पाए हैं वो सबके सामने रखने का एक कोशिश हमने इस प्रदर्शनी में किया है। उद्देश्य केवल यही है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो पहले तो जो हमारे बाकी संस्थान हैं उनको भी पता चले, मीडिया के माध्यम से बाकी लोगों को पता चले, हमने यहाँ किसान भाई बहनों को भी बुलाया है उनको भी पता चले, जो पॉलिसी मेकर्स है उनको भी हमने बुलाया है उनको भी पता चले, जो हमारे रिटायर्ड स्टाफ है वो काफ़ी लोग आज भाग लेंगे हमारे साथ, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है जिन्होंने परिषद को काफ़ी दिनों से सर्व किया है, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम चाहते हैं। और बहुत ही मुख्य तरीके से हमने स्टूडेंट्स को निमंत्रण दिया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज सुबह से जिनका आना शुरू हुआ है, हम चाहते हैं कि उनको भी पता चले कि कृषि रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन का क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस किस तरह का काम कर रहे हैं और इसको आगे कैसे लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स के बारे में मैं एक बताना चाहूँगा कि जो एजुकेशन का प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ज़्यादातर स्टूडेंट SAUs के साथ ही हैं, लेकिन इस बार से हम परिषद का जो एजुकेशन का क्षेत्र है उसको बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास इस समय 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IRI, NDRI, IVRI और CFA मुंबई, और 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे झांसी, समस्तीपुर और मणिपुर इम्फाल। हम चाहते हैं कि हमारे चारों जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं
वो ग्लोबल यूनिवर्सिटी का दर्जे तक पहुँचे। और इसका शुरुआत हम IRI से करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी कई सारे प्रोग्राम जो है कि IRI के साथ मिल करके हम करना शुरू कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी डे में हमने और भी एक काम इस बार शुरू किया है। पहले हमारे वेराइटीज़ को रिलीज़ का एक बड़ा अच्छा रोबस्ट तरीका हमारे पास है और कई दशकों से चला आ रहा है, लेकिन परिषद वेराइटी तो रिलीज़ करते ही करते हैं, उसके साथ कई और भी टेक्नोलॉजीज़ का विकसित करते हैं। जैसे आप नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, खाद हो, पानी का प्रबंधन हो, प्लांट प्रोटेक्शन है, हॉर्टिकल्चर है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, एक्सटेंशन है, हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी या तो प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी को रिलीज़ करने का कोई हमारे पास एक विधिवत तरीका नहीं था। तो अब जो है कि इस साल हमने उसका एक तरीका निकाला है, उसका प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करके उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और कल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो 8 सब्जेक्ट मैटर डिविजन्स है, क्रॉप साइंस से लेकर के इंजीनियरिंग, एक्सटेंशन, एजुकेशन, सबको हर एक से 5-5 बेस्ट जो टेक्नोलॉजीज था वो सर्टिफिकेट माननीय मंत्री जी के हाथों से मैंने दिया। और आज जो है कि बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, हमारी जो अलग अलग SMDs का मीटिंग हो रहा है, वहाँ जो है कि सबको दिया जाएगा। 2 उद्देश्य इसका है। एक तो जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको एक सर्टिफिकेट मिले वेरीफाई करने का, जिसका फ़ायदा साइंटिस्ट को भी होगा, किसानों को भी होगा। और सेकंड, इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तीसरा जो हम नई चीज़ इस पहल में हम करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देने के साथ साथ जो है कि हमने काफ़ी सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनीज़ को भी इस बार बुलाया है। और वो हमारे साथ ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस 3 दिन रहेंगे। तो हर एक विषय में जो रुचि रखते हैं उनके साथ हम अलग से मीटिंग कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकगण, हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वो अलग से मीटिंग उनके साथ कर रहे हैं, ताकि प्राइवेट और पब्लिक का जो पार्टनरशिप है उसको और बल मिले और हम मिल कर के हमारे टेक्नोलॉजी न केवल कमर्शियलाइजेशन, वो तो एक पहलू है, हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से लेकर के कमर्शियलाइजेशन, मार्केटिंग, ये जितने भी स्टेप्स हैं, ये हर एक स्टेप में प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ मिल करके करें। तो ये सारे नए नए पहलू इस बार हम शुरू किया है और हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी करेंगे। इस तरह का जो प्रदर्शनी केवल आप दिल्ली में देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, हम चाहेंगे कि भारत के कम से कम 7-8 और मुल्क के शहरों में सिमिलर काइंड ऑफ एग्जीबिशन, जिसमें हर एक ICAR इंस्टीट्यूट भाग लें और साल का अलग अलग समय में हम वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि जो किसान यहाँ तक नहीं आ सकते, जो स्टूडेंट्स यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उन तक हम पहुँचें और ये सारे जो हमारे रिजल्ट्स हैं इसको हम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सफल किसान हैं हरियाणा के रहने वाले रमेश चौहान। बता दें सफलतापूर्वक ये जैविक खेती कर रहे हैं। अब इन्होंने जैविक खेती को ही क्यों चुना, आइए इन्हीं से जानते हैं। में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता को खेती में मदद करते थे। वे अपने पिता और अन्य किसानों को खेती में काफी मेहनत करते देखते थे और सोचते थे कि इतनी मदद करने के बावजूद इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। खेतों में सबको मेहनत करते देख रमेश चौहान ने सोचा कि वे कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती के गुण अपने पिता से सीखा था। इसी बीच रमेश चौहान कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। यहां आकर खेती की बारीकियों को समझा। वे अपने पिता के साथ गन्ना, गेहूं, मटर, अरहर की खेती करने लगे। खेती के शुरुआती दौर में ही रमेश चौहान ने पाया कि इस तरह से परंपरागत खेती से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनका
मानना था कि परंपरागत ढंग से खेती में सीमित ना रहें, बल्कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहते थे। साथ ही रमेश संरक्षित खेती भी करना चाहते थे। इस विषय में रमेश चौहान ने अपने पिता से चर्चा की। उनके पिता ने भी उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया। प्रगतिशील किसान संगठन से जुड़कर रमेश चौहान को आधुनिक खेती के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर इन्होंने आधुनिक और संरक्षित खेती के बारे में जाना और सीखा। आधुनिक खेती के बारे में जानने की जिज्ञासा ने इन्हें पुणे की तरफ आकर्षित किया। वहां जाकर रमेश चौहान ने फूलों की खेती के बारे में जाना। बैंक से लोन और कुछ साथियों की मदद से इन्होंने पॉली हाउस में गुलाब की खेती करनी शुरू की। फूलों की उचित देखभाल कर उन्हें सलीके से तोड़कर एक जगह रख बाजार के अनुसार उनकी पैकिंग होने लगी, जिसे बाजार ले जाकर बेचा गया। बाजार में इनकी फूलों की काफी तारीफ हुई, जिससे फूलों की खेती में रमेश चौहान को हौसला मिला। वे अब इस काम में पूरे समर्पण के साथ जुटे रहते हैं। रमेश चौहान फूलों की विपणन में भी पूरी सजगता से लगे रहते हैं। आज रमेश चौहान की सक्रियता ने किसानों के बीच उनकी छवि एक मार्गदर्शक के रूप में बनाई है। वे हमेशा किसानों के बीच अपने विचारों को रखते हैं, साथ ही गांव के किसानों से सलाह मशवरा भी करते हैं। रमेश चौहान कहते हैं कि गुलाब की खेती को और आगे बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉली हाउस लगाएं, जिनमें गुलाब उगाकर अपने गुलाब की किस्मों को भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचाया जाए। रमेश चौहान को खेती में उनके इस योगदान के लिए अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिल चुके हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में बताने वाले हैं हम आपको इनाम ऐप के बारे में। एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको सुविधा प्रदान करती है कि आप घर बैठे बैठे ही देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल जान सकते हैं, अपनी जिंसों की बिकवाली कर सकते हैं, यहाँ तक कि खरीदारी भी इसके माध्यम से की जा सकती है। तो क्या है इनाम ऐप, आइए जाने। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई गई हैं आप तक, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही बता दें, आप जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। आप हमें ईमेल कीजिए, ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।